हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज में, एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वो एग्जामिनेशन कौन से हैं? एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन होगा, यूपीपीएससी का होगा, एएफओ, बाकी बहुत सारे नाबार्ड वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन होंगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? करंट एग्रीकल्चर मार्च फरवरी मार्च का। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आपको सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, बट डेटा याद मत कीजिएगा, क्योंकि डेटा आपने तभी याद करना है जब आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। बट ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे हमको एक आइडिया लगता है कि हम तब कहाँ थे, अभी कहाँ है। मतलब फरवरी मार्च में कहाँ थे और तब कहाँ है। और हो सकता है कि आप एग्जाम से पहले डेटा ना पढ़ पाए, तो कम से कम ये डेटा आपको ध्यान आ जाए जब आप आंसर कर रहे हो। तो स्टार्ट करेंगे फरवरी मार्च। करंट एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा टाइम था। क्यों टाइम था? आपने देखा, फरवरी में अनाउंस किया गया कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह जी, एनपीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया जाएगा, और दिया भी गया। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर हम कहें कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे। हार्बिंगर तो यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। और यह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के वर्क की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ था, जिसकी बात हमने थोड़ी सी कल की थी। उस समय हमारे पास एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए, तो वो दूर हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। चौधरी चरण सिंह जी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को, नेशनल फार्मर्स डे। और वो फार्मर बैकग्राउंड, या फिर हम कह सकते हैं फार्मर को समझने वाले, या फिर किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। तो ये दोनों ही एग्रीकल्चर के फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया। ये हमने फरवरी मंथ में देखा। ओके, सो आते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में, क्योंकि डिटेल में हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर्स वाला, तो आप वो देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। मैं हर मंथ आपके लिए लेकर आता हूं, तो उसी के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, उसमें खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी, खरीफ का कितना प्रोडक्शन रहा। अभी तक क्वेश्चन कैसे हमने देखे हैं कि सेकंड एडवांस एस्टिमेट में हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बार दो चेंजेस किए हैं। हालांकि एक चेंज तो पिछले बार से हो गया है कि एलएमटी में दिया जा रहा है, लाख टन्स में। उससे पहले डेटा कैसे आता था? मिलियन टन्स में। अभी लाख टन्स में आना शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ खरीफ का अलग से, रबी का अलग से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि खरीफ में कितना प्रोडक्शन हुआ और रबी में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम देखेंगे, खरीफ की बात करेंगे तो 1541.87 लाख टन हमारा जो खरीफ का प्रोडक्शन है। अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो खरीफ का 1541 और 1551, अगर आप दोनों को ऐड भी करेंगे तो ये अराउंड 3091 के आसपास रहेगा, मतलब 309 मिलियन टन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने ध्यान किया है या याद किया है लास्ट ईयर जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहा है वो कितना रहा है? 330 मिलियन टन। तो ये उससे कम है। तो दोस्तों, ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट है। और जो हमारे फूड ग्रेन के एडवांस एस्टिमेट आते हैं वो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आते हैं, फोर्थ और फाइनल एस्टिमेट। सो हमको कब तक थोड़ा सा इंक्रीज होता है? इंक्रीज कैसे होता है? क्योंकि डेटा कंपाइल होता जाता है, तो रियल डेटा हमारा फाइनल हमें तब मिलता है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कभी भी डेटा से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेरी आए कि मेरे को कहाँ डेटा देखना है, हो सकता है कि ये वीडियो आप 2 या 3 महीने बाद देखें। अब आपके माइंड में ये ख्याल आए कि अप्रैल के टाइम पे ये डेटा बहुत रियल थे, या फिर उस टाइम के अपडेटेड थे, अभी क्या डेटा है। सो आपको क्या करना है? उपज एक वेबसाइट है, वहां पे जाना है, उपज पोर्टल पे। वहां पे आपको सारा एग्रीकल्चर डेटा मिलता है। और अगर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों डेटा देखना है तो आप जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, वहां की वेबसाइट में जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी डेटा मिल जाता है, बट डेटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, इसीलिए हम आपके लिए शॉर्ट टू द पॉइंट और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू लेकर आते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे, 2020-21 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 308 था, उसके अगले साल 315 हुआ, 2022-23 में 329 मिलियन टन हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और जो भी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट और अभी जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग अगेन 309 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। ओके, रबी मार्केटिंग सीजन में वीट का एमएसपी कितना फिक्स किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकता है, यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन में और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि पिछले टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने ईयर क्या लिखा है? 2020 20 2024 एंड 25, मतलब
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये साल तो अभी चल रहा है, मतलब अभी तो शुरू हुआ, तो ये क्या है? तो होता क्या है जनरली, रबी मार्क जो ये रबी मार्केटिंग सीजन है, एक तो होता है कि रबी 2023 एंड 24, मतलब जो क्रॉपिंग सीजन है वो कौन सा है, रबी 2023-24। बट इस क्रॉपिंग सीजन का जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो क्या होता है, 2024 एंड 25। तो इसको हम मार्केटिंग सीजन बोलते हैं, क्योंकि मार्केट कब की गई, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए। और इस बार क्या क्या करेक्ट आंसर है, 2275 रुपीज वीकली एमएसपी निर्धारित किया गया। आप देखेंगे ये, हालांकि यहाँ पे 2024 एंड 25 होना चाहिए, क्योंकि ये रबी खरीफ के लिए लिखा था, इसलिए ऐसा है। ओके, सो 2275 लास्ट टाइम कितना था, 2125। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 2015 था। इस बार जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज किया गया है, 110 का। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा डेटा कैसे कैसे चेंज होता रहता है। ओके, कम से कम एमएसपी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2275 रुपए। और कई बार क्या होता है ना, वो दूसरे पूछ लेते हैं, जैसे मसूर का एक बार पूछ लिया गया था 2022-23 में, ये थोड़ा सा याद करना आसान था। तो आपने क्या करना है, एक बार जस्ट सारी चीज देख लीजिए, बारले का कितना है 1850, ग्राम का कितना है 5440, मसूर का कितना है 6425, रेपसीड मस्टर्ड का 5650, सेफ्लार का 5800। ओके, तो इस टाइप से आपको देखना। और कितनी क्रॉप्स रबी में रहती हैं, 6 क्रॉप्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल एमएसपी के अंदर कितनी क्रॉप्स हैं, 22 क्रॉप्स है प्लस 1 एफआरपी है, जिसको हम शुगर केन तो नहीं, मतलब जो एफआरपी है वो शुगर केन के लिए दिया जाता है। 22 क्रॉप्स किसके अंदर है, एमएसपी। और इसमें भी आप देखेंगे 14 6 2 का बाइफर्केशन है, 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिज्वाइन किया है। अब आपको कि ये क्या बात हुई, हमने तो ये स्कीम देखी जो हर जगह दिखती है, बट आपको पता होगा ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, मतलब उसमें शेयरिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयरिंग है, मतलब उनकी चॉइस है, कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। सो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और बिहार और वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स वो है जिन्होंने पीएमएफबीवाई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। सो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश ने रिज्वाइन किया था, और उसके बाद अभी बहुत रिसेंटली तेलंगाना ने रिज्वाइन किया है। तो अगेन क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जो लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट कौन सा है, तेलंगाना। अब आपके माइंड में आ सकता है कि आंध्र प्रदेश की, कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश ने भी इसको रिज्वाइन किया था, बट ये ध्यान रखना है कि लेटेस्ट हमारा कौन सा वाला है। सो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको रिज्वाइन किया है। और आप देखेंगे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, ये अभी भी इससे बाहर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि कौन सी टेक्नोलॉजी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो वेदर का डेटा देती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, असेसिंग द क्रॉप लॉसेस ड्यू टू वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो भी क्रॉप लॉसेस होते हैं उसको असेस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। अब देखिए, ये जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी मेंशन की है ना, ये सारी ही टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमएफबीवाई के कंटेक्स्ट में। एनसीआईपी है, यस्टेक है, विंड्स है, क्रॉपिक है। बट यहाँ पे किस चीज के लिए पूछा है, वेदर डेटा के लिए। तो आपको अभी थोड़ा सा ऐसे याद करने के लिए कर लीजिए, वेदर से रिलेटेड आएगा तो वो विंड्स होगा। और ये है क्या, हम यहाँ पे देखते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजीज है। एनसीआईपी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ये क्या है, सिंपल सा ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि पॉलिसी के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ क्लेम सेटलमेंट के बारे में। यस्टेक क्या है, ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम। ओके, यस, ईल्ड से आता है, तो ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं यस टेक। वेदर बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम एंड डेटा सिस्टम, ये क्या है, विंड्स। इसके अलावा क्रोपिक आप देखेंगे, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोग्राफ एंड, और इसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करना, डिजी क्लेम मॉडल बना रखा है एनसीआईपी में, ये सारी चीजें। बट अगर आप देखेंगे इन तीनों में, मैंने तो इसको ऐसे ही हमेशा ध्यान किया है कि अगर आप देखेंगे जो जो भी कंसर्न चीज है वो उसी से ये लेटर स्टार्ट हो रहा है। ईल्ड एस्टिमेशन के लिए ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम, मतलब यस्टेक। वेदर से रिलेटेड विंड्स, कलेक्शन फोटोग्राफी वगैरह करना तो क्रोपिक। ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। एवरेज मंथली इनकम फार्मर की कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, बट आंसर इसके हमारे पास जो अभी है वो यही लेटेस्ट है। और ये कब का डेटा है, आप देखिए 2018 एंड 19 का। क्या डेटा है, 10,218। क्या है, एवरेज मंथली इनकम किसकी, फार्मर्स की। हमें कैसे पता चली, 77th राउंड था जो 2019 में एनएसएसओ का हुआ था, उससे हमें ये पता चला था। क्यों किया गया, जरूरत क्या थी, आपको पता होगा, नेशनल कमीशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, डीएफआई बनाया गया। किसने बनाया था,
कौन इसको लीड कर रहे थे, कमेंट में आप मेरे को नाम बताइएगा। सो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये जानना कि 2022 तक का हमने टारगेट लिया है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, बट हमें पहले पता तो हो कि इनकम कितनी है, उसी को तो डबल करोगे। तो ये चीज के लिए सारी चीजें की गई थी, बट 2022 आप देखेंगे जा चुका है। फार्मर की इनकम डबल हुई कि नहीं हुई वो तभी हमें पता चलेगा जब नेक्स्ट डेटा हमारे पास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने रॉ जूट के लिए एमएसपी फिक्स किया गया है 2024-25 सीजन के लिए, वो कितना है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर ये है 5335 रुपीज पर क्विंटल। किसका फिक्स किया गया है? जूट का। ओके, व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ एफपीओज द गवर्नमेंट एम्स टू रजिस्टर अंडर इट्स करंट स्कीम? गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कितने बनाने हैं? 10,000। टारगेट कब का था? 5 साल का। कब स्टार्ट हुई? 2019 में। सो एफपीओज क्या है बेसिकली आप देखेंगे, इससे पहले एसएचजीज को बहुत ज्यादा हद तक काम किया गया, अभी फार्मर्स के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं, फार्मर मतलब किसान, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कि उसको मार्केट कर सकते हैं। तो फार्मर अल्टीमेटली आप देखेंगे प्रोड्यूसर मार्केट में ही काम करते हैं, और वहां से आगे कैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन बना के हम कैसे फार्मर को अच्छे, हम कह सकते हैं, रिटर्न्स या फिर इनकम दिलाएं, ये इसका एम है। रिसेंटली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया गया हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 2023-24 के लिए, उसके अकॉर्डिंग कितना हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन चल रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 347, 345, 355 एंड 380, अगेन ये किसमें है? मिलियन टन में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये कितना है? 355.25 मिलियन टन। लास्ट ईयर कितना था? सेम था लास्ट ईयर, बट वो फाइनल एस्टिमेट था। इस बार ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है। पूरे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के आप देखेंगे तो 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, फूड ग्रेन एडवांस की अभी हमने बात की थी, 1, 2, 3 एंड 4 एडवांस एस्टिमेट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के 4 एस्टिमेट आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं। ठीक है, ये बात किसकी है? फूड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की। इसके बाद इसके साथ साथ रैंकिंग्स भी आती हैं। रैंकिंग्स के लिए हमने डेटा पे एक दिन क्लास ली थी, वो आप देख सकते हैं, वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर जो डेटा है उसका इन्फोग्राफिक, सारे ही कौन सा स्टेट कहाँ लीड कर रहा है, जैसे ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में यूपी लीड करता है, वेजिटेबल में यूपी लीड करता है, फ्रूट्स प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लीड करता है, इस टाइप से सारे स्टेट्स की कैटेगरी, मैंगो में कौन है, गुआवा में कौन है, ये सारा कुछ इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हमने आपको पीडीएफ में दिया है, वो आप देख सकते हैं। रियावान गार्लिक रिसेंटली गॉट जीआई। ऐसा नहीं है कि केवल एक को जीआई दिया गया, जीआई तो बहुत सारे दिए जाते हैं, बट हम हर बार एक ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूं सारे जीआई की तो फिर वो याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि जो रियावान गार्लिक है उसको जीआई टैग में दिया गया है कौन से स्टेट में। सो इजी तरीका है याद करने का। सबसे ज्यादा गार्लिक कहाँ प्रोड्यूस होता है? एमपी। मुझे नहीं पता कि सबसे ज्यादा गार्लिक एमपी में प्रोड्यूस होता है, कैसे याद करेंगे? सबसे ज्यादा स्पाइस प्रोडक्शन कहाँ होता है? एमपी। ये तो याद रह सकता है। क्यों याद रह सकता है? जब भी हम बोलते हैं स्पाइसेस प्रोडक्शन में, अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, स्टूडेंट हमेशा मुझे बोलते हैं केरला, बट केरला गलत आंसर हो जाता है। सही आंसर क्या है? एमपी। क्यों है? गार्लिक की वजह से। गार्लिक का क्या रिलेशन है? आप देखेंगे स्पाइसेस, जो गार्लिक है उसको हम स्पाइसेस में क्लासिफाई करते हैं, और सबसे ज्यादा स्पाइसेस कहाँ होते हैं या सबसे ज्यादा गार्लिक कहाँ होता है? एमपी में। इस वजह से एमपी इज लीडिंग इन द स्पाइसेस प्रोडक्शन, और केरला की रैंक नहीं है क्योंकि केरला सीड स्पाइसेस में फेमस है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने कौन सा इनिशिएटिव लिया एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी के लिए? सारथी, एलएमएस, ग्रो, कृषि रक्षक। देखिए जितने यहाँ पे लिखे हुए ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। एलएमएस तो पीएमएफबीवाई से रिलेटेड है, सारथी है, ग्रो है, कृषि रक्षक है। किस किस चीज से रिलेटेड है? क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताता आपको। यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर है? ग्रो। सिंपल चीज है, किसके लिए? एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी के लिए। ग्रो का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। जितना भी हमारा वेस्ट लैंड है जहां पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमने क्या करना है? ग्रीन के अंदर रेस्टोर करना है। सो उसके लिए जो नीति आयोग है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन highlighted by the Shri Arjun Munda in the interim budget to achieve self-sufficiency in oil seed? क्या हमें क्वेश्चन में पता चली कि जो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं ये अभी क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। कब तक रहेंगे? जब तक गवर्नमेंट चलेगी। गवर्नमेंट चलेगी मतलब 2024 मई में गवर्नमेंट चेंज होती है, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट री इलेक्ट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट चेंज हो, दोबारा से मिनिस्टर्स चेंज होते हैं। जनरली ऐसा हमने देखा। हो सकता है कि अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो फिर कुछ मंत्री सेम हो सकते हैं, बट तब तक के लिए आपको याद रखना है कि अर्जुन मुंडा जी
यूनियन मिनिस्टर हैं, बट हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि हमें पता भी रहना चाहिए कि अगर चेंज हुए तो कब चेंज हुए। जैसे इससे पहले अगर आप देखेंगे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे बहुत लंबे टाइम तक, और अभी रिसेंटली ये चेंज होकर अर्जुन मुंडा जी हुए। ओके, यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? पीएम किसान स्कीम, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, किसकी बात की गई? ऑयल सीड्स की। क्या लिखा है इसके आगे? सेल्फ सफिशिएंसी लानी है किसमें? ऑयल सीड्स में। हमने कल बात की थी, कल की अपनी वीडियो में, और उसमें रिस्पांस काफी अच्छा था, थैंक यू। मुझे पर्सनली भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा। एक आप ही तो हैं कि जो जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ा के हमको बहुत सारी चीजें बताते हैं, सो मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही करने की। सो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने बात की। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कहा था कि सेल्फ सफिशिएंसी आई किसमें? फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पैडी व्हीट मेजरली। तो यहाँ पे ऑयल सीड में इसकी बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। अभी यहाँ पे हमको क्या समझना है कि हमारा जो ऑयल सीड है वो मैक्सिमम 50% से भी ज्यादा हमको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम जब भी बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात, हम कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट है, जबकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से के कंपैरिजन में। अगर आप देखिए पल्सेस में हम लीड प्रोड्यूसर हैं, बट स्टिल हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया कितना इंपोर्ट करता है? 57% ऑफ एडिबल ऑयल, और जिसकी कॉस्ट कितनी आती है? $20.56 बिलियन एनुअली। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो खाने का तेल है ना, हम चाट पकोड़े गोलगप्पे टिक्की पिक्की में जो तेल खा रहे हैं इतना, उसकी कॉस्ट कितनी है? तो ये इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, और इसी की वजह से आप देखेंगे जीएम मस्टर्ड को भी काफी गवर्नमेंट ने फोर्स किया। What percentage of financial assistance is provided to the government for the micro irrigation installation for small and marginal farmer? Small and marginal farmer को अगर माइक्रो इरिगेशन का सेटअप लगाना है तो उसके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की उसको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 55%। अगर आप देखेंगे पीडीएमसी पीएमकेएसवाई के अंदर ये आता है, आरकेवीवाई के अंदर हो चुका है अब। तो इसमें 55% है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, 45% है अदर फार्मर्स के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे हायर यूनिट कॉस्ट 25% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स और 15% फॉर लो माइक्रो इरिगेशन पेनिट्रेशन को कंसिडर किया गया अंडर द सब्सिडी कैलकुलेशन। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या चीज है? माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया, किसने बनाया है? नाबार्ड ने। कौन मैनेज कर रहा है? नाबार्ड मैनेज कर रहा है बेसिकली, और इसमें भी अगेन सबवेंशन दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसको बनाया गया ताकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें? क्या हो सकता है? आप ही बताइए। चैट जीपीटी। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम चैट जीपीटी आजकल दूर कर देता है, खासकर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने में, ना। मेरे को कई स्टूडेंट बता रहे थे कि सर थीसिस, बट अगेन मैं आपको बताऊं कि आजकल प्लेगरिज्म के साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि एआई का परसेंटेज कितना है, आपने खुद से लिखा या चैट जीपीटी से लिख दिया है। हालांकि यहाँ पे हमारा क्या आंसर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गवर्नमेंट यूज करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 100% इसमें चांस होंगे गलती के। कैसे होंगे? अगर आप पढ़ के जाएंगे तो गलती हो जाएगी। कैसे? Which program was initiated by the government to encourage the natural farming since 2019 and 20? आप कहोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सही सही आंसर दिख भी रहा है, बट ऑप्शन पढ़िए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। यहाँ क्या पूछा है? कौन सा इनिशिएटिव है नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड? अगर अब आपको नहीं पता कि एनएम, एनएफ और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कब कब लॉन्च हुए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे इसमें और इसमें। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या आंसर है? अगर रिसेंटली पूछा था 2023-24 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को थोड़ा सा रिचेंज करके नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया, बट उससे पहले क्या था? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो इसलिए क्या करेक्ट आंसर है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और एनएफएसएम तो डिफरेंट चीजें होगी। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है? क्योंकि 2019 एंड 20 पूछा है इसलिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अगर सेम चीज में लिखा होता 2023 एंड 24 तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? एनएम, एनएफ। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द जीव प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय नाबार्ड? मैंने जीव क्यों बोला? मैं जीवा बोल सकता था, है ना। रामायण, रामा, लक्ष्मण की जगह हम सब में आ लगा देते हैं इंग्लिश में अगर वर्ड लिखा होता है, हम फिर कंफ्यूज जाते हैं। जीवा, हम जीवा हमको लगेगा कुछ ना कुछ तो उसका फुल फॉर्म है, कुछ फुल फॉर्म नहीं है इसका। ये जीव है, जीव मतलब लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के से रिलेटेड इन्होंने बात की गई है। तो प्राइमरी पर्पस क्या होगा जीव और प्रोग्राम का? मतलब ऐसी चीजें जिसमें लाइफ सस्टेन हो सके। ऑप्शंस देखिए, टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर यूजिंग ड्रोन, मतलब मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है, इससे नहीं होगा। टू सपोर्ट द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फार्मर असिस्टेंस, नो, ये क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? लाइफ की। टू प्रमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ की, ना।
सो ये आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आंसर को क्वेश्चन और ऑप्शंस को कोरिलेट करके भी आंसर किया जा सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कृषि रक्षक हेल्पलाइन एंड द पोर्टल, KRPH इसको हमने नाम दिया है। स्टार्टिंग में आया था, मैंने आपको बोला था कि जितने मेंशन किए सारे इंपॉर्टेंट है, NCIP और उसके साथ साथ जितने ईयर सेगमेंट्स वगैरह दिए थे। तो कृषि रक्षक हेल्पलाइन एंड पोर्टल किस चीज के लिए है, तो ये सिंपल सा बनाया है एक रिजॉल्व करने के लिए ग्रीवांसेस और स्ट्रीमलाइन द क्लेम प्रोसेसेस, किसके केस में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के केसेस में। कृषि रक्षक हेल्पलाइन एंड पोर्टल सिस्टम बनाया गया है किसके लिए, स्ट्रीमलाइनिंग द क्लेम प्रोसेस अंडर द PMFBY। आप देखेंगे अभी हमने देखा था कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 एंड पोर्टल KRPH को बनाया गया और उसके साथ साथ LMS किसके लिए है, आप देखेंगे इफिशिएंट क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड। और जो सारथी की हमने बात की थी, सारथी क्या है, एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी। और ये किस चीज के लिए बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, किसके कोलैबोरेशन में, UNDP इंडिया के। और ताकि फायदा क्या हो, हेल्थ, लाइफ, होम, शॉप, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, मोटर, पैरामेट्रिक प्रोडक्ट्स, अगर इनका भी लॉस हो तो उसको भी कवर किया जा सके। क्योंकि अभी PMFBY में क्या लॉस होता है, केवल हमारी कवर PMFBY केवल हमारी क्रॉप कवर होती है, तो यहाँ पे किसको कवर किया जाएगा, बाकी चीजों। ओके, श्री पशुपति कुमार पारस जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने रिसेंटली एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया ताकि हम फूड प्रोसेसिंग में स्टार्टअप को बूस्ट कर सके। ऑप्शंस क्या है, एग्री उड़ान, फूडटेक, सुफलाम, एग्रो कनेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुफलाम। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, तो ये क्या है, सुफलाम, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। Next question है, what are the benefits of integrating the किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज onto the जन समर्थ पोर्टल। क्या बेनिफिट होगा, पहले जन समर्थ पोर्टल है क्या, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने सारी जितनी गवर्नमेंट की लोन स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडी वगैरह मिलती है उनको एक जगह दिखाया है ताकि इजीली कोई भी अप्लाई कर सके और सारी चीजें पता चल सके। तो आप समझ सकते हैं कि KCC जो फिशरीज को दिया जा रहा है उसको जन समर्थ पोर्टल में क्यों लाया गया, इसीलिए लाया गया। ऑप्शन देखिए आपको समझ आएगा, डिक्रीज की बात ही नहीं कर सकते, स्लो डाउन की बात ही नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्रीमलाइंड एफिशिएंट लोन मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर फिशर, इस चीज के लिए किया गया। ओके, मैनुअल इंटरप्रिटेशन को तो गवर्नमेंट वैसे ही कम कर रही है। ये NCA, ये जनसमर्थ पोर्टल है, इसमें आप देखेंगे 7 लोन कैटेगरीज हैं जिसमें कि सारे जितने लोन प्रोडक्ट्स हैं वो सब मेंशन है, 15 स्कीम्स है, 200+ लेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म है, मतलब बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक प्ले इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। जैसे एग्री स्टैक बन रहा है वैसे भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक बन रहा है एनिमल हस्बेंड्री में। इसका काम क्या है, बेसिकली जो भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो रही है रियल टाइम में उनको चेक करना, उनके बारे में चीजों को डिस्कस करना, या फिर जितनी भी डिस्कस करने से मतलब पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, फैसिलिटेट अपलोडिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर से, सारथी का क्या फुल फॉर्म है, अभी आपने देखा पढ़ा, अगर आपने पढ़ा तो आप बता सकते हैं, नहीं पढ़ा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा वर्ड है, एक वर्ड से ही आप इसको याद रख सकते हैं, किससे, सैंडबॉक्स। अभी हमने देखा था ना, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, ये क्या है, सारथी का फुल फॉर्म। वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, सिंपल सी बात थी, पीस, वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंडियन टैप वाटर कनेक्शन एज ऑफ March 14, 2024 अंडर द जल जीवन मिशन JJAM के अंदर कितने वाटर इन टैप वाटर कनेक्शन दिए जा चुके हैं, तो 75 हो चुके हैं। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75%, ऐसे याद रखिएगा। हर घर नल, हर घर जल, है ना, जल जीवन मिशन। What role do कृषि सखी प्ले इन द कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, क्या होगा कृषि सखी के बनाने से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फोकस कर रही है, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसके बार बार नाम लेते हैं, कृषि सखी बनाए जा रहे हैं। फायदा क्या होने वाला है, women as a पैरा एक्सटेंशन वर्कर टू रेज अवेयरनेस एंड कनेक्ट फार्मर्स विद द रिसोर्सेज, ताकि अवेयरनेस कहाँ पे आए, ग्राउंड लेवल पे ही आए, ताकि उनको सब कुछ पता रहे और वो अकॉर्डिंगली आगे चीजों को बताएं। What is the purpose of DigiClaim module on the National Crop Insurance Portal? सिंपल सी चीज है, अगर डिजिक्लेम में हमारे जो मॉड्यूल है उसका क्या फायदा होगा, किसमें है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे, NCIP में। ऑप्शन देखिए, टू एनरोल फार्मर्स इन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम डिजिटली, एस्टिमेट क्रॉप यील्ड। तो अगेन किस चीज की बात आती है, क्लेम की, सेटलमेंट की बात आती है, क्लेम को डिजिटली दिला सके फार्मर्स के अकाउंट में, इसके लिए NCIP ने डिजिक्लेम मॉड्यूल बनाया है। Which day is celebrated as
इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, बहुत अच्छा है इसको याद करना। बारिश किससे होती है? जंगल से। फॉरेस्ट, बारिश होगी तो क्या आएगा? वाटर। वाटर को हम कहाँ मेजर कैलकुलेशन करते हैं? मेट्रोलॉजी। मैंने तो ऐसे ही याद किया। 21 मार्च फॉरेस्ट्री डे, 22 मार्च वाटर डे, 23 मार्च मेट्रोलॉजी डे। ऐसे याद रखिएगा ताकि आपको लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहें। सो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वाटर फॉर पीस और साथ साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफी सारी चीजें पता चली होंगी। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इन वीडियो को जरूर देखिए, एक बार सुनिए जरूर एक्टिवली या पैसिवली, ताकि आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाए। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a very great day.